दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के ज़बरदस्त स्लाइड में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के ऐसे सुपर 30 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्लाइड रहेगी आपकी सुपर 30 क्वेश्चन की। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की सुनने की, देखो जानवर यहाँ पर नहीं लिखा, आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी कि किस जानवर की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह जो है वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है कि उसको पता लग जाता है कि जंगल में कोई जानवर आ गया है? यदि हवा से पत्ते भी हिल रहे हैं और घास पर कोई जानवर चल रहा है तो उससे वो ध्वनि में अंतर कर पाता है कि ऐसा कौन सा जानवर आ रहा है। तो कौन सा है भाई जानवर? बाघ है, गिद्ध, कुत्ता या फिर रेशम का कीड़ा? लॉक कीजिए ए ऑप्शन बाघ। जब ऐसी बात की जाए कि सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है तो समझ लीजिए कि बाघ की बात की जा रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? यहाँ से आपके जितने ऑप्शन उतने प्रश्न बनते हैं। ठीक है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आते हैं? दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच फल को कुतरने के काम आते हैं? तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच कीचड़ से कीड़ों को निकालने खाने के काम आते हैं? चौथा प्रश्न आपका बनता है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच अनाज को काटने के काम आती है या फिर खाने के काम आती है। ठीक है। तो जितना ऑप्शन उतना क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो आप लोग हमारी पक्षी की वीडियो देख लेंगे और वहाँ से आपके जितने भी मैंने पक्षी से एक अलग से जो है क्लास करवाई है और एक फैक्ट वाइज हमने वहाँ पर क्वेश्चन भी बताया है, स्टेटमेंट कैसे पूछे जाते हैं और जो है फैक्ट कैसे बनता है, ये सारा मैंने यहाँ पर 2 वीडियो में कवर की है। तो आप लोग वो वीडियो देखेंगे ना तो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर पूछे गया है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो भाई सी ऑप्शन को लॉक करिए, हुक जैसी चोंच। ठीक है। यहाँ से आपके ऑप्शन ऐसे ही बनेंगे, छोटी और हुक जैसी चोंच। फिलहाल यहाँ पर हुक जैसी चोंच लिखी है कि जैसे छोटी लिखी जाएगी, छोटी और हुक जैसी चोंच। ठीक है। हुक जैसी चोंच कैसे होती है भाई? ऐसी होती है। ठीक है। आपने कभी बाज, गिद्ध और चील को देखा है? बिल्कुल देखा होगा कि उनकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है और ऐसे मुड़ी हुई होती है, हुक जैसी होती है। क्योंकि वो जो जितने भी मांसाहारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच जो है ज़्यादातर हुक जैसी होती है और मीट और काटने के काम आने वाले पक्षी की चोंच जो है हुक जैसी होती है। क्लियर? और तिकोने आकार की पक्षी की चोंच कैसी होती है भाई? तिकोने आकार की चोंच जो होती है वो किस चीज़ को काटने के काम आते हैं? तो वो फल को कुतरने के काम आते हैं। आप तोता को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है कि एक पश्मीना शॉल कितने सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में कितने घंटे लगते हैं? ठीक है। यहाँ से बात की जा रही है कि कितना सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है, यानी कि कितने स्वेटर जितना गर्म होता है और कितने घंटे लगते हैं। ठीक। जब पश्मीना शॉल की बात की जा रही है कि पश्मीना शॉल कहाँ बनाई जाती है, कहाँ के लोग बनाते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका निकलता है कि पश्मीना शॉल कहाँ के लोगों द्वारा बनाया जाता है? लेह लद्दाख, आपके जम्मू कश्मीर पार्ट की बात की जा रही है, लेह लद्दाख। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि पश्मीना शॉल किसके बाल से बनती है? भाई ये भी तो आपका प्रश्न है। तो बकरी के बाल से, बकरी के बाल से। बकरी का 6 बाल और आपका
यानी कि बकरी का 6 बाल और मनुष्य का 1 बाल के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि बकरी का जो है बाल क्या होता है, बहुत पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, महीन जिसको बोलते हैं, महीन होता है, जिससे पश्मीना शॉल की बुनाई की जाती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न बनता है कि पश्मीना शॉल कितने स्वेटर जितना गर्म होता है। तो एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। इसको बुनने में कितना घंटा लगता है। तो भाई इसको बुनने में आपका 250 घंटा लगता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो गया कि बात की जा रही है कि एक पश्मीना शॉल कितने सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में कितने घंटे लगते हैं। तो एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है और 250 घंटा लगता है। क्लियर, क्लियर है भाई। प्रश्न नंबर 4 है कि सांप किसी भी वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। जैसे बीन वगैरह बजती है, वाद्ययंत्र का मतलब ही होता है बीन होता है, कि जब सांप किसी वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है, यानी कि जब बीन बजती है तो सांप उसके सामने कैसे अनुक्रिया करता है। वाद्ययंत्र की गति देखकर, या फिर वाद्ययंत्र की ध्वनि सुनकर, वाद्ययंत्र को सूंघकर, या फिर वाद्ययंत्र के कंपन से। तो सबसे पहले भाई कि सांप किसी भी वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया करता है वाद्ययंत्र को के कंपन से, ठीक है। सांप को सुनाई नहीं देता सॉरी, सांप को सुनाई नहीं देता, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए कि सांप को सुनाई नहीं देता, यानी कि वो कंपन से महसूस करता है, ठीक। प्रश्न नंबर 5 है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए, या फिर यह विदेशी हमारे देश में कहाँ से लाए, ठीक है। तो प्रश्न आपका कैसे भी बने, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रकरण आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चाहे सलाद से प्रश्न आए, चाहे फिर मिर्ची से प्रश्न आए, चाहे फिर सांप से प्रश्न आए, उसका अगर एक बार आप जो है पूरा फैक्ट पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो जब मिर्ची की बात करें कि मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई, तो भाई आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए, तो हमने लॉक कर दिया कि दक्षिणी अमेरिका से ले आए। दूसरा प्रश्न कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसालों को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए, हमने कहा दक्षिणी अमेरिका से लाए। क्या यहाँ पर प्रश्न बदल गया है तो ऑप्शन आंसर भी बदल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न बदल जाएगा लेकिन आपका आंसर वही रहेगा, ठीक। यहाँ पर आप देखिए लीजिए कि देश है और वनस्पति, यानी कि कौन से देश से कौन सी वनस्पति हमारे यहाँ आई। तो दक्षिणी अमेरिका से हमारा क्या क्या आया है। अगर क्वेश्चन में आ जाए टमाटर तो कहाँ से आया भैया, दक्षिण अमेरिका से आया। आलू दक्षिण अमेरिका से आया। मिर्ची, हरी मिर्ची कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। यूरोप से क्या आया, गोभी और मटर, जो इस टाइम आप खूब खा रहे हैं, है ना। अफ्रीका से हमारा क्या आया, तो कॉफ़ी आया। बीन्स, भिंडी आया, ठीक है। बीन्स और सेम की बात की जा रही है, ठीक। भारत से हमारा भाई, भारत में क्या है भाई, जन्मा इसी में आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, इसको फेनुग्रीक बोलते हैं, ठीक है। मेथी को फेनुग्रीक बोलते हैं, बैगन और मूली, ठीक। तो आम, संतरा, केला जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है वो हमारे भारत से ही आया है। तो जब बात की जाए इतने की तो आप लॉक करिए भारत, और जब गोभी और मटर की बात करी जाए तो यूरोप को लॉक करिए। कॉफ़ी हो गया, भिंडी हो गया, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके भिंडी पूछा जाएगा या फिर बीन्स पूछा जाएगा, कॉफ़ी बहुत ही कम ही पूछा जाता है। तो और दक्षिण अमेरिका की बात करिए तो याद कर लीजिए टमाटर, आलू और हरी मिर्च, ठीक। हम यहाँ पर इसलिए लेके आए कि आप लोग अच्छे से इसको समझ सको। प्रश्न नंबर 6 है कि एक ऐसा पक्षी, जी, एक ऐसा पक्षी जिसका नर पक्षी क्या करता है, सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है
और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। यह कौन पक्षी है भाई? ऐसा पक्षी जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला उसको सुंदर लगता है उसी को चुनती है और उसी में अंडे देती है। कौन सा पक्षी है? तो भाई कौन सा पक्षी है बताइए? नहीं नहीं, कोयल नहीं होगा। कोयल, कोयल तो कोई घोंसला ही नहीं बनाता, वो तो कौवे के घोंसले में रहती है ना, कौवे के घोंसले में, कौवा के घोंसले में रहती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बीबर पक्षी। जो बीबर नर पक्षी होता है वो सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, और जो बीबर मादा पक्षी होती है उस घोंसले को चुनती है और उसी में अंडे देती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 है कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। अगर सांप जहाँ काटता है वो जहर वहीं पे इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सही कथन के बारे में कौन सा सही कथन है, यहाँ पर वही आपको चुनना है। तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल, कोबरा, करैत, ये सभी हो गए। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। बिल्कुल, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते। भाई 4 नहीं होते, ठीक है, 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक, और सर्पदंश की दवा सांप के जहर से, जो सांप की दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो भाई ये भी क्या है? सही ही है। तो यानी कि ए, बी और डी किस में है भाई? ए, बी और डी विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने दें, इसलिए वो वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। ठीक, कुतरते रहते हैं। भाई ऐसा कौन सा जानवर है? दीमक है क्या, कुत्ता, चूहा या फिर छिपकली? छिपकली तो अभी आपको दिख ही नहीं रही होगी, ऐसे क्या हो गई, शीत निद्रा में चली गई होंगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी विकल्प। चूहा और गिलहरी की भी बात की जा रही है कि चूहा जो होता है उसके आगे के दंत, चूहा और गिलहरी के आगे दंत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो बहुत लंबा ना हो जाएं, जिससे वो चीज़ों को क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं, और कुतरने से उनके दांत क्या होते हैं कि घिसते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो भाई ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है? दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को घुमाता है? तीनों का आंसर आपका पता चलेगा। तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी रहेगा आपका उल्लू। अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा रहेगा भाई? उल्लू। झटके से अपनी गर्दन घुमाने वाला पक्षी कौन सा है बताइए? तो मैना। ठीक, क्लियर? जब पूछा जाए अपनी गर्दन को, जो उल्लू होता है ना वो अपनी गर्दन को इतना घुमा लेता है, यानी कि 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है वो पीछे तक। ठीक है, और मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है।
झटका शब्द आ जाए, मैना को लॉक करिए। 270 डिग्री की बात की जाए या फिर पीछे तक घुमाने की बात की जाए तो आप उल्लू को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 10 है हाथियों के बारे में। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, सही है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हुए केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल, 24 घंटे में हमने बताया, ट्रिक है कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियाँ को खा जाता है। मैंने कहा 100 किलो, 100 केजी से अधिक पत्ती और टहनियों को खा जाता है। तो भाई बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। 200 आ जाए तुरंत काट दीजिए। 100 केजी से ज़्यादा पत्ती और टहनियाँ खा जाता है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देती है। बिल्कुल सही। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। बिल्कुल सही। तो विकल्प कौन सा सही है भाई? ए सी डी, यानी कि सी डी सी और ए है ना, सी डी और ए, यही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 है कि जिंगो और पोस्तो। यहाँ पर आपको हाथी से, सलाथ से, यानी कि व्यंजन से, पक्षी से, पशु से और जानवरों से, घरों से, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और अगर आपको अलग अलग प्रश्नों से 30 प्रश्न, 20 प्रश्न हमने पक्षी और जानवरों और क्या पकवानों से अलग अलग स्लाइड बनाई है प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 11 है कि जिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? केरल का भाई आपका टैपियोका होता है ना। पश्चिम बंगाल का होता है जिंगो और पोस्तो। ठीक, जब जिंगो और पोस्तो की बात करें तो पश्चिम बंगाल की डिश है जिंगो और पोस्तो। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के शरीर, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जिन जानवरों के, जिन प्राणी के शरीर पर आपको बाल दिखे और कान दिखे, बाहरी अंदरी कहीं भी दिखे, अंदरी बाहरी को छोड़ो, यही आप याद रखिए कि जिन जानवरों के शरीर पर आपको बाल दिखे और कान दिखे वे जानवर बच्चे देंगे, और जिन जानवरों के शरीर पर बाल कान ना दिखे वे क्या देंगे? अंडे देंगे। ठीक, याद रखिएगा, बाल कान दिखे बच्चे देंगे, एक शिशु को जन्म देंगे, नहीं दिखे तो अंडे देंगे। क्लियर? जैसे कि आपने पक्षियों को देखा है, आप कौवा को देख लीजिए, आप जो है कबूतर को देख लीजिए, कोई भी गौरैया को पक्षी को देख लीजिए, कोई भी पक्षी को देख लीजिए, क्या आपको उसके कान दिखते हैं? नहीं दिखते भैया। तो सिंपल सी बात है, वो अंडे देते हैं। जानवर को देख लीजिए आप, भेड़, बकरी, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, आपको शरीर पर बाल दिखते हैं? आपने कहा बिल्कुल दिखते हैं। क्या कान भी दिखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कान दिखते हैं। हाथी को देख लीजिए, कान दिखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख लीजिए। एक मनुष्य को देख लीजिए, फीमेल को देख लीजिए, है मनुष्य में आप फीमेल की बात मैं कर रही हूँ, फीमेल को देख लीजिए, कान दिखते हैं? बिल्कुल। बाल दिखते हैं? बिल्कुल। क्या देते हैं? एक शिशु को जन्म देती हैं, है ना। तो हमने कहा कि जिन जानवरों के शरीर पर आपको बाल दिखे, कान दिखे, वो बच्चे देंगे, और जिनके बाल कान ना दिखे वो अंडे देंगे। क्लियर? अब आप, हमें लगता है कि उम्मीद है कि इस प्रश्न को फटाफट लॉक करोगे। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। क्लियर? तो 2 सही और 2 गलत, यानी कि पहला दूसरा सही और तीसरा चौथा गलत। समझिए कि जिन जानवरों के बाहरी कान और व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तीसरा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर तो होगा अंडे देते हैं ना, तभी तो सही होगा। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, तो होगा, यानी यहाँ पर अंडे देना और यहाँ पर बच्चे देना। ठीक है, अगर होता तो सही होता,
क्योंकि यहाँ इसलिए गलत है। तो आपका पहला और दूसरा यानी कि केवल पहला और दूसरा सही होगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए कि भोजन को कितने तरीके से हम पका सकते हैं। ये प्रश्न सीटेट में अगर पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं भाई, कि भोजन को कितने तरीके से हम पका सकते हैं। तल कर, भिगो कर, भून कर। अगर हम रोटी है, रोटी को पूरी करेंगे तो तलेंगे तो भाई पक जाएगी, लेकिन अगर भिगो देंगे तो क्या पकेगी? नहीं। अगर भून देंगे रोटी को तब भी पक गई। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि इसमें क्या है, भिगोना। अगर रोटी को हम भिगो देते हैं तो क्या वो पक गया? नहीं। सब्जी को अगर हम काट के आलू भिगो देंगे तो क्या वो पक गया? नहीं पका ना। अगर हम सब्जी यानी आलू को हम तल लेंगे तब भी पक जाएगा, और भून लोगे तब भी। अभी आप देख रहे होंगे कि जो लोग गांव में हैं, शहर में भी हैं, अगर उनके पास कोई सुविधा है तो आलू को क्या करते हैं, आग में ऐसे भून देते हैं, तो आलू तो पक गई है ना। दूसरा है सेक कर, तल कर, भून कर। अगर हम रोटी को सेकेंगे, रोटी को क्या करते हैं, सेकते ही हैं ना, तो हमारी रोटी क्या होती है, पक जाती है। अगर उसको तलते हैं तो पूरी हमारी पक जाती है। अगर हम रोटी को भून देते हैं तब भी पक जाती है ना। सी है कि सेक कर, उबाल कर, बेल कर। सेक कर तो भाई पक गई, आलू को उबाल दिए तब भी पक गई, लेकिन अगर रोटी को बेल दिए तो क्या वो पक गया? नहीं पका ना। तो भोजन को यहाँ पर बात की जा रही कि कितने तरीके से हम पका सकते हैं। उबाल कर, गूँथ कर और भून कर। उबाल कर भी हमारा भोजन पक जाएगा, भून कर भी पक जाएगा, लेकिन क्या गूँथ कर पक जाएगा? नहीं पकेगा ना। इसमें क्या है, बेल कर, ये भी नहीं पका। तो हमारा क्या बी विकल्प राइट हो जाएगा कि सेक कर, तल कर, भून कर, और एक ऑप्शन यहाँ पर और रहेगा उबाल कर। 4 तरीके से हम भोजन को पका सकते हैं। आप अपने तरीके से, आप आलू को ले लीजिए, भिंडी को ले लीजिए, किसी भी सब्जी को ले लीजिए, या फिर किसी भी अनाज को ले लीजिए, उसको अपने शब्दों में ट्राई कीजिए तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। हो सकता है कि हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में ना आया हो। अगर आप आलू को तलते हो, फिंगर बनाते हो ना, तो आपकी आलू पक जाती है। अगर आलू को भिगो दोगे तो क्या वो पकेगी? नहीं पकेगी, लेकिन आलू को अगर भून देते हो तब भी तो पक जाती है। तो आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर हम भोजन को पका लेते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन को चुनिए। इसमें यहाँ भाई सही था, यहाँ गलत कथन को चुनना है। ठीक। सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल सही है। ठीक है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, बिल्कुल सही है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये क्या है भाई? गलत है। कितने दांत होते हैं? तो 2 खोखले दांत होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, क्या भाई? गलत है ना। 2 कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप है किसानों के दोस्त, सांप है भाई किसानों के दोस्त, तो ये भी आपका क्या है भाई? सही ही है। नहीं भाई, जब ऑप्शन में सांप है किसानों के दोस्त अगर आता है, अगर ऑप्शन है तब आप सही मारिएगा। अगर सांप की जगह आपका क्या हो जाता बताइए? सांप की जगह अगर केचुआ होता तब आप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते? केचुए को देते। लेकिन यहाँ पर सांप है तो सांप भी आपका सही हो जाता है। ठीक। आपको गलत कथन यहाँ पर ढूंढना है, तो कौन सा गलत कथन है? तीसरा और चौथा किस में है भाई? तीसरा और चौथा तो इसमें है। ये ऑप्शन हमने अपने आप से नहीं बनाया है। अब ऑप्शन में ही देख लीजिए कि अगर ये भी गलत होता तो आपको यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, बताइए। प्रश्न नंबर 15 है, गाना सुने आप। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा का संदर्भ किससे है? इस गाने का जो संदर्भ है वो किससे है? शेर से है, बाघ से है, रेशम के कीड़े से, या फिर तेंदुआ से है? लोकप्रिय सी विकल्प को कि रेशम के कीड़े से है। तो रेशम का कीड़ा कहाँ पलता है? तो मलबरी के पत्तों पे पलता है। ठीक है, मलबरी
के पत्तों पे पलता है। और बताइए दूसरा, तो शहतूत, शहतूत के पत्तों पे पलता है। ठीक है, ये रेशम का कीड़ा है, ये गाना इस पे सूट करता है। हाँ, प्रश्न नंबर 16 है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में एक चिड़ियाघर यात्रा के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं, आप एक पर्यावरण के शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों को कहीं फील्ड ट्रिप पे ले जाएं, और वो फील्ड ट्रिप का स्थान क्या रहेगा, चिड़ियाघर रहेगा। तो चिड़ियाघर दिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, नियमित शिक्षण अनुसूची की एक रास्ता में परिवर्तन लाना, छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। हमने कहा हमें आंसर मिल गया, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। हम बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने ले गए, उसका मेन उद्देश्य है कि एक छात्र जो होते हैं वो सक्रिय और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करें, इसलिए हम चिड़ियाघर बच्चों को ले गए। ठीक है, और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करें, और प्रत्यक्ष चीज़ें देखी हुई हमेशा क्या रहती हैं, याद रहती हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे या मेहंदी के बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। घोंसला भाई होगा, या मिस्टेक हो जाता है, था थोड़ा बहुत टाइप में मिस्टेक हो जाता है। जब बात की जाए कैक्टस कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, मेहंदी के मेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, लॉक करिए कौन सा ऑप्शन, तो फाख्ता पक्षी। ठीक है, भारतीय इंडियन रोबिन जो होते हैं पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, जिसको बोलते हैं कलचिड़ी। दर्जन चिड़िया को आपको पता ही है कि पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। जब नारियल के तेल में पकी हुई मछली की बात की जाए तो लॉक करिए गोवा। ठीक है, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली की बात कीजिए तो लॉक करिएंगे गोवा। और जब सरसों के तेल में पकी हुई मछली की बात करेंगे तब क्या लॉक करेंगे, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, सरसों का तेल, सरसों के तेल में पकी हुई मछली। ठीक है, जब नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली तब क्या लगाएंगे, गोवा लगाएंगे। और जब नारियल की जगह सरसों के तेल में आ जाए तब आप क्या लगाएंगे भाई, बताइए क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे जम्मू और कश्मीर। क्लियर। प्रश्न नंबर 19 है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है। चमगादड़ स्तनधारी है, वो क्या करता है, चमगादड़ के कान देखे हैं आप। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। चमगादड़ एक शिशु को जन्म देता है और वो दूध भी पिलाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 20 है सलाद के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर सलाद के बारे में स्टेटमेंट है, और ऐसा कौन सा विकल्प है, यहाँ पर ABCD ऐसे करके नहीं है, यहाँ पर आपको एक विकल्प चुनना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सलाद जो होता है 24 घंटे में 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। स्लाथ जो होता है भालू की तरह दिखता है, वह 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। क्लियर। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। हमने कहा 22 घंटा है, यहाँ पर इसको काट दीजिए। यहाँ 17 घंटे तो हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि स्लाथ चिंपैंजी जैसे दिखता है, इसको भी काट दीजिए। स्लाथ चिंपैंजी जैसे दिखता है 22 घंटा, फिर भी यहाँ काट दीजिए। सलाद भालू जैसे दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों से लटक कर, हमारा ऑप्शन मिल गया, डी ऑप्शन को लॉक करिए। सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है भाई। सहजन के फूल की सब्जी, सहजन के फूल का पकौड़ा कहाँ बनता है बताइए। केरल, टैपियोका। ठीक है, किसी भी करी के साथ डला हुआ टैपियोका। ठीक। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी। मध्य प्रदेश दाल बाफला। मध्य प्रदेश का व्यंजन क्या है भाई, मध्य प्रदेश का पकवान क्या है, दाल बाफला है। उत्तर प्रदेश आपका कचनार।
के फूलों की सब्जी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्लियर। प्रश्न नंबर 22 है कि ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है। लॉक करिए बी ऑप्शन, जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है वो तेजी से वृद्धि करता है। क्लियर। जिस जगह पे जलकुंभी रहता है वो पूरी जगह को कवर कर लेता है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 23 है कि घरों के निम्नलिखित ब्यौरों को पे विचार कीजिए कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। मनाली में घरों को बांस के खंभों पे बनाया जाता है। तो जो मनाली में घर होते हैं ना, उनको मिट्टी और पत्थर से बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी और पत्थर से। लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं। निचली मंजिल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए है। कौन से कथन सही है भाई? तो यहाँ पर भाई बताइए कौन सा कथन सही है? तो ए और सी है ना, ए और सी लॉक करिए। प्रश्न नंबर 24 है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने तिकोने तंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। यानी कि लोग जहाँ पर रहते हैं, कहाँ की बात की जा रही है? तो लेह लद्दाख की बात की जा रही है। लेह लद्दाख में क्या होते हैं? 2 मंजिल के घर होते हैं। ऊंची की मंजिल पे लोग रहते हैं जिसको कहते हैं रेबो, और जो नीचे की मंजिल होती है वो जानवरों के लिए होती है, फिर भंडारण के लिए होती है, उनको कहा जाता है लेखा। कहाँ की बात की जा रही है? तो लेह और लद्दाख की बात की जा रही है। क्लियर। प्रश्न नंबर 25 है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के गांववासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों के बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने वाला है? तो ये गांव है आपका आसाम का। ठीक है, ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर घर जो होते हैं 10 से 12 फीट। जब 10 से 12 की बात की जाए तो लॉक कर दीजिए कहाँ? आसाम। और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 26 होती है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। पशु निम्न में से कौन सी खास संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? यानी कि चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की। जब बात की जाए चपटे चौड़े, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो पशु होते हैं, जो शाकाहारी पशु होंगे, ठीक है, शाकाहारी आप कह सकते हैं, शाकाहारी पशु जो होते हैं, जैसे आप भेड़ ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, गाय ले लीजिए, भैंस लीजिए, तो इनके जो आगे के दांत होते हैं ना, आपको चपटे दिखेंगे। ठीक है, एक खाते क्या है, इनके भोजन क्या होती है? तो घास एवं शाक। शाक का मतलब क्या होता है बताइए? शाक का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं आप जो है चरी बोलते हैं जिसको। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जंगल या वन को क्या कहते हैं? तो तोरंग कहा जाता है भाई। ठीक है, अब तोरंग को किस भाषा में कहा जाता है, जंगल या वन? तो कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। ठीक है, कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। कुड़ुक भाषा कहाँ की है? तो हमने कहा झारखंड की है। ठीक, तोरंग का अर्थ क्या होता है? तो जंगल या वन होता है। ठीक है, तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल या वन होता है। झारखंड में जंगल को तोरंग कहा जाता है। जंगल को झारखंड में क्या कहा जाता है? तो तोरंग कहा जाता है। ठीक है, और किस भाषा में तोरंग कहा जाता है? तो कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। और जो कुड़ुक भाषा है कहाँ की है? तो झारखंड की है। यानी कि ये विकल्प लॉक हो जाएगा। ये प्रश्न सीटेट में बहुत बार ट्रेंड हुआ है। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? नहीं है मतलब निगेटिव वाला आपको चाहिए। आपके पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम है। कौन कौन से? परिवार एवं मित्र, आपका पहला थीम परिवार एवं मित्र। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? पानी। तीसरा क्या होता है? आवास।
जिसको बोलते हैं आश्रय, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका होता है भोजन। पांचवा क्या होता है बताइए आप? पांचवा भाई आपका क्या होता है तो यात्रा होता है। छठा आप क्या क्या होता है तो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ठीक। आपके घर कोई आता है, आपके परिवार का या पास पड़ोस का या फिर कोई मित्र आपके घर आता है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, बैठने के लिए बोलते हो, आवाज़ देते हो। उसके बाद उसको क्या देते हो भाई, पानी ले जाके देते हो कि प्यासा होगा, बहुत गर्मी है, प्यासा होगा। उसके बाद पूछते हो भैया आपने कुछ खाना है, भोजन देते हो। भोजन के बाद क्या करते हो आप कि चलो आपको कुछ घुमाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं यात्रा। उसके बाद आपके मित्र को हो सकता है आपकी कोई चीज़ें अच्छी लगी, तो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप बताते हो, ठीक। तो यानी कि आवाज़ भी 6 थीमों में से मुख्य है, चीज़ें भी 6 थीमों में से मुख्य है, भोजन भी है, लेकिन ये जो काम थे और खेल है ये आपके क्या हैं, ये आपके थीम नहीं है। क्लियर? निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो डांडिया आपका कहाँ का है भाई बताइए? गुजरात। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम। और विदेशी आपका बताइए कहाँ का है भाई? बिहार का है क्या? बिहार का, ठीक है। आपका पूछा कहाँ गया? गुजरात का नृत्य डांडिया। आप ये भी ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 30 है कि बकुला बकुला जो होता है भैंस पर क्यों बैठता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बगुला होता है वो भैंस के पीठ पे बैठा रहता है, ठीक है, बैठता है बहुत ज़्यादा। तो बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है, इसलिए बैठता है। बगुला भैंस को डराना चाहते हैं, इसलिए बैठता है। फिर बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध है, इसलिए बैठता है। तो भाई कौन सा ऑप्शन आप लॉक करेंगे बताइए? हम तो लॉक कर दिए यहाँ पर डी ऑप्शन कि बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध है, इसलिए बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। तो अब बताइए सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब क्या होता है कि सहजीवी का मतलब होता है कि जिससे भैंस को भी फायदा हो और बगुले के भी सब फायदा हो। समझ रहे हैं आप? सहजीवी का मतलब होता है कि जिससे भैंस को भी कुछ फ़ायदा हो और बगुले को भी कुछ फ़ायदा हो। अब आप बताइए कि भैंस को क्या फ़ायदा होगा और बगुले को क्या फ़ायदा होगा? तो बगुला भाई भैंस पे इसलिए बैठता है कि जो भैंस का कीड़ा होता है वो बगुला खाता है, ठीक है, बगुले का पेट भरता है। अब बगुले का तो पता लग गया कि बगुला जो होता है वो कीड़े खाता है, किसका? भैंस का, इसलिए उसका पेट भरता है, तो उसका तो फायदा हो गया। लेकिन भैंस के कैसे फायदा? तो भाई भैंस का ही कीड़ा खाता है, जब भैंस का कीड़ा निकल जाएगा तो भैंस को क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। तो इससे जो है भैंस और बगुले दोनों को फायदा है, जिससे सहजीवी संबंध है। क्लियर? जिससे क्या है, दोनों में सहजीवी संबंध है, इसलिए बगुला भैंस की पीठ पे बैठता है, ठीक। तो ये तो दोस्तों आज के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा हमें कि आपने इस वीडियो से कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लास 7।